बंधुओं, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य यही है कि ये जो बीजेपी सरकार जो पर्ची द्वारा चली, उसकी जो निष्क्रियता है वो पब्लिक को बताना, पब्लिक की जो फीलिंग है वो आपके थ्रू हम सभी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। आप सबको पता है ये कि मौसमी बीमारियां इस वक्त चालू हैं, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, अस्पताल भरे हुए हैं, अस्पताल में बेड्स नहीं। पहली बार हो रहा है कि अस्पताल में बेड्स नहीं है। बेड्स नहीं होने से लोग बाग एक एक बिस्तर पे 4-4, 5-5 आदमी हैं। सीएचसीओ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, दवाइयां अवेलेबल नहीं है, दवाइयां अवेलेबल हैं तो वो शॉर्ट एक्सपायरी की दवाइयां अवेलेबल। आपको पता है पिछली दिशा मीटिंग में हमने रेस करा था कि धौलपुर का जो पुराना जिला अस्पताल है वहां डे सेंटर चालू हो। दिशा मीटिंग के 17वें दिन या 18वें दिन वो ऑर्डर निकला। मतलब एक ऑर्डर जो 2 दिन में निकल सकता था वो 18वें दिन निकला। और आज आपको पता है शाम के टाइम यदि किसी को जाना हो जिला अस्पताल, वो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इमरजेंसी का कोई केस हो तो जगदीश सराय पे इतना जाम लगा रहता है कि आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। वहां पुलिस से मैं कहता हूं वहां माकूल व्यवस्था करें, जिससे कोई इमरजेंसी हो तो वो जिला अस्पताल, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ डे सेंटर चल रहा है, वो बेचारा कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। इसी तरह से हमारे किसान भाइयों को डीएपी नहीं है। डीएपी पुलिस की नजर में बट रहा है। डीएपी की मैंने सेक्रेटरी लेवल पर बात कर ली, बोले हम करते हैं। जितनी रह के उतर रही हैं वो या तो भरतपुर उतर रही है या हिंडौन उतर रही है। धौलपुर में जहां रेक लग सकती है वहां आज तक एक रेक नहीं आई है। धौलपुर की जो डिमांड है उसके मुकाबले अभी तक हमें डीएपी सिर्फ 5% मिला है। किसान कहां जाएगा, किसान किसके भरोसे जाएगा। कालाबाजारी हो रही है, सबको पता है कालाबाजारी हो रही है। जो 1350 रुपए का डीएपी आ रहा है वो 1800 रुपए में मिल रहा है। सरकार इस बारे में कुछ कर नहीं रही है। जब तक आप अवेलेबल नहीं करोगे, डीएपी अवेलेबल नहीं करोगे तो किसान कितनी बार अपना खेत जोतेगा। सरकार तो सीधे कहती है कि आप सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया मिला के डीएपी का इस्तेमाल कर लो। उसके लिए किसान को 3 बार खेत जोतना पड़ता है। खेत जोतता है तो उसकी लागत बढ़ती है, लागत बढ़ती है तो उसका बेचारे का जो मुनाफा है वो अपने आप कम हो जाता है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे को डीएपी देना पड़ेगा। भाई आप ये पहले से फोरकास्ट क्यों नहीं कर सकते थे? हमारे टाइम तो कभी नहीं हुआ 5 सालों में कि डीएपी की शॉर्टेज हुई। पहले से आप फोरकास्ट करते। आपने फोरकास्ट, क्योंकि सरकार लगी हुई है ट्रांसफर पोस्टिंग करने में, हर 3 महीने में एक अधिकारी बदल जाता है। तो डीएपी का आपको पता ही नहीं है कि कितनी फोरकास्ट होनी चाहिए, सेंटर से कौन बात करेगा, क्योंकि बात करने वाला ही कोई नहीं, सेंटर से कोई बात करने वाला ही नहीं है कि भाई बात करे और वो माल आ जाए। वो कहते हैं आप सेंटर से हम रिक्वेस्ट करते हैं। ये तो डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार क्या सो रही है क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, डबल इंजन की सरकार सो रही है क्या? मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं कहां? विदेशों में। वो गए थे डाइकिन में। एक मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, पिछली बार जापान गए थे, डाइकिन इंडस्ट्री में गए। डाइकिन का एक ऑलरेडी प्लांट लगा हुआ था, उनसे ये बात करने गए कि साहब कुछ इन्वेस्टमेंट राजस्थान में कर दो। तो डाइकिन वालों ने 2 दिन बाद इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज आई कि 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो राजस्थान में करने वाले थे, उनकी विजिट के बाद वो आंध्र प्रदेश चला। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी का राइजिंग राजस्थान चल रहा है। मैंने तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, राइजिंग राजस्थान चल रहा है। धौलपुर में हुई, धौलपुर में 500-600 करोड़ के एमओयू साइन हो गए। एमओयू तो साइन करना बहुत आसान है, बट एमओयू को धरातल पे लाना कितना मुश्किल है वो आप सबको भी पता है, नहीं तो पहले ही हो जाता है। तो जो आदमी आएगा जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, यदि उसको लग रहा है कि मेरे को यहाँ 2 पैसे मिलेंगे तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, नहीं तो आप जितना घूम लीजिए। घूमना है, मुख्यमंत्री जी को विदेश भ्रमण की इच्छा थी, पूरी सरकार विदेश भ्रमण में चल रही है। अब देखते हैं कितने एमओयू आएंगे। सिर्फ सोलर के अलावा आप देखना इन्वेस्टमेंट कितना सा आएगा, वो आप सबको मैं बता दूंगा 1 साल बाद कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। सोलर के अलावा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि सोलर की जमीन ही हमारे पास है और कहीं है नहीं, इसीलिए सोलर का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा। वो ये नहीं करते तो भी आ रहा था, और करते हैं तो भी आ रहा था। वो तो अपने आप ही आएगा, क्योंकि जमीन ही अवेलेबल है और कहीं जमीन ही अवेलेबल नहीं। तीसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछले दिनों हमने कानून व्यवस्था की धौलपुर में हालत देखी, कितनी चोरियां। चोरियां पुलिस महकमा कहता है खोल दी गई। भाई आपने खोल दी तो उसमें से माल क्या बरामद हुआ?
वो आज तक पब्लिक को नहीं पता पड़ा। जिनकी चोरियां हुई उनको माल अभी तक नहीं मिला, तो ये चोरियां खुली भी हैं या नहीं खुली हैं, ये किसी को पता नहीं है। और आप सबको पता है कि चोरियां कितने तादाद में हुई थी। रोक बाग रात रात भर जगे हुए थे, बट बरामदगी का अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, ना पुलिस कप्तान द्वारा आया, ना कहीं से आया। हमें पता तो पड़े कि सामान कितना बरामद हुआ, कि सिर्फ चोरी पकड़े गए और सामान बरामद नहीं हुआ है। बरामदगी के ऊपर भी तो कुछ चीज आए। तो ये जो है धौलपुर आपने देख लिया, धौलपुर क्या है, धौलपुर नर्क बना हुआ है। आज तक आपकी सुपर सकर मशीन, आज दिन तक आपकी सुपर सकर मशीन चालू नहीं हुई। आपकी सीवर लाइनें सब बस्ट है, कहीं कहीं तो टूट गई हैं, कहीं बिल्कुल भरी पड़ी हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही। लोगों ने पानी की वजह से सीवर लाइनें खोल दी थी, तो सीवर लाइनें बस्ट हो गई। तो ये सरकार, अभी तक पानी नहीं निकला। कई कॉलोनीज में आप जाओ, दो दो महीने होने आ रहे हैं बारिश को, फिर भी पानी नहीं निकल पा रहा है। तो ये सरकार की नाकामियां हैं। सरकार कहती है पैसा नहीं है, यहाँ यूडी टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ था, राजाखेड़ा में नहीं हुआ था, किसी भी नगर पालिका में यूडी टैक्स नहीं हुआ, तो इनकी सबके पैसे रुके हुए हैं। हम लोग जाके विनती करके आए तो अभी कुछ नहीं हुआ, वापस जा रहे हैं जयपुर, विनती करेंगे भाई, जो सरकार डबल इंजन की सरकार है ना, तो ये सेंटर से मांग सकते हैं, यूडी टैक्स नहीं दिया, दे दो, अब कलेक्ट कर देंगे। तो डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? डबल इंजन की सरकार से फिर फायदा क्या है? ना पैसा आ सकता है, ना शासन चल सकता है, फिर डबल इंजन से हमारे को फायदा क्या है? तो मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना इतना है कि ये सरकार 10 महीने 11 महीने हो गए, इनका हनीमून पीरियड ओवर हो गया। सरकार सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कुछ कर नहीं पा रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग भी आज ट्रांसफर होता है, कल वापस कैंसिल हो जाता है। सर, कोई परमानेंट स्टाफ ही नहीं बचा है। तो यहाँ कलेक्टर एसपी क्या करेंगे? कुछ हो ही नहीं रहा है, पूरे जिले में नहीं हो रहा है। और फिर पैसा है ही नहीं। मैं आपको पहले भी विधानसभा में मैंने कहा कि पैसा ही नहीं है सरकार के पास। भाई इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, आज ये अक्टूबर नवंबर खत्म हो रहा है, इनका बजट आया, इनके बजट में से कितने परसेंटेज काम क्रियान्वित हो गए? मुश्किल से 10% काम भी चालू नहीं हुए, क्योंकि पिछली सरकार के काम ही अभी पूरे नहीं हुए, तो नए सरकार के काम कहां से चालू हो जाएंगे? जो ये बात कर रहे थे हमने नौकरी दे दी, भाई आप ये नौकरी जो दी आपने, पिछली सरकार के एडवर्टीजमेंट, पिछली सरकार की जो सब रिजल्ट आने थे वही तो नौकरियां दी। आप ये बताइए ना, आपने और कौन सी नौकरियां दे दी? नई नौकरियों के एडवर्टीजमेंट अभी तो आपने सिर्फ कैलेंडर निकाला है। कैलेंडर निकालने के बाद आप एग्जाम करोगे, एग्जाम करने के बाद इंटरव्यू करोगे, और नौकरियां क्या निकल रही हैं? 60,000 क्लास 4 की नौकरियां आप निकाल। क्लास 4 की नौकरियां निकालने से क्या होगा? आदमी क्या करेगा? क्लास 4 बन जाएगा क्या? एलडीसी, यूडीसी, जो आपकी जरूरत है, जो खाली पद पड़े हुए हैं, पीडीओस के खाली पद पड़े हुए हैं, उन सब की, आरएएस अफसर के खाली पद पड़े हुए हैं। अब तो इनके आईएएस अफसरों के खाली पद पड़े हुए हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, आईएएस अफसरों के खाली पद पड़े हुए हैं। तो ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है ना। सरकार नाम की चीज ही नहीं है। यही नहीं पता कि सरकार कौन चला रहा है, मुख्यमंत्री चला रहे हैं या सीएस चला रहे हैं, यही नहीं पता है। जयपुर में आप अफसरों से बात करो कि कौन सरकार चला रहा है, तो उनको भी नहीं पता कि सरकार कौन चला रहा है। तो मेरा आप लोगों से माध्यम है से कहना है कि ये सरकार, 11वां महीना चल रहा है इस सरकार का, सरकार ने कुछ भी नहीं करा अभी तक। के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचेगा, हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, आदमियों के साथ आंदोलन करना पड़ेगा, और इस निकम्मी सरकार को हटाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ। भाई जो 7 बाई इलेक्शन हमारे होने वाले हैं, उसमें कुछ सीटें हमें इंडिया गठबंधन के लिए भी छोड़नी पड़ेंगी, आप सबको पता है। जो सीटें हमारे उसमें आएंगी, आप सबको पता है कि ये अपने कामों के बलबूते पे तो जा नहीं सकते। ये सिर्फ काम के बलबूते पे जाएंगे तो ये धाराशाही हो जाएंगे, क्योंकि काम कुछ हुए ही नहीं। तो जब 11 महीने में कोई काम नहीं हुए, काम के बलबूते पे आप वोट नहीं मांगे, तो आप किस बलबूते पे वोट मांगो? आपने कुछ कराया, उसी बलबूते पे तो वोट मांगते हो आप। जब आपने कोई काम ही नहीं करा तो आप वोट मांगने लायक ही नहीं बचोगे। आपको पता पड़ जाएगा कि क्या होने वाला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की जो 6 सीट थी ये बीजेपी की थी, लेकिन अब 7 सीटें हम जीतेंगे। तो ये तो वो कुछ भी कह सकते हैं, वो पावर में कुछ भी कह सकते हैं। वो तो
आदमी का मैंडेट दिखाएगा 13 तारीख को कि आदमी क्या करेगा, आदमी कितना त्रस्त है। आपको पता है मुख्यमंत्री जी कितने दिन जयपुर रहे हैं? 11 महीने में से 4 महीने में तो मुख्यमंत्री जी करीब करीब जयपुर से बाहर रहे। तो आप सोच सकते हो कितना काम हो रहा है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है, आप प्रभारी बनाए गए हैं। जा रहे हैं, कल से वहां मीटिंगें शुरू हो रही हैं, कल हम लोग वहां जा रहे हैं, कल से मीटिंग शुरू होगी और मेरे को उम्मीद है कि रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू जो हमारी सीटें हैं, झुंझुनू एक सीट और है, 5 सीटें हम जीत के आएंगे। जो हमारे पास हैं वो 5 सीटें हम जीत के आएंगे। लगातार ऐसा ही परीक्षा को लेकर के धरना प्रदर्शन और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं जो आवाज उठाते रहते हैं कोई लाल गया उनके द्वारा भी, लेकिन अभी तक परीक्षा निरस्त नहीं की गई, बेरोजगार परेशान है। भाई परीक्षा तो मेरे हिसाब से निरस्त होंगी 1-1.5 साल बाद, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इतनी पुअर है। कभी कोई डिसीजन मेकिंग कर देता है। आपको पता है शिक्षा मंत्री ने 9 घोषणाएं करी, 9 बार यू टर्न हो गई। तो ये सरकार तो यू टर्न की सरकार है। कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर दे उसके बाद यू टर्न कर जाती है। इनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। आपको जो भी डिसीजन लेना है, कैंसिल करनी है तो कैंसिल करिए, कैंसिल नहीं करनी है तो उन बेचारों बताइए, बच्चों को बताइए जो करना है। जो भी एक डिसीजन लेना है, एक डिसीजन तो आइए, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, जो भी एक डिसीजन लेना है डिसीजन तो लीजिए। वो डिसीजन ही नहीं ले पाती है सरकार। आपस के इन्हीं के मंत्री छोड़ के बैठे हुए, कोई मंत्री परिषद छोड़ देता है, कोई कहीं बैठ जाता है, इनको पता ही नहीं। एक मंत्री ये बयान दे देता है, दूसरा मंत्री वो बयान दे देता है। तो इनके जो आपस के विरोधाभास हैं, मंत्रियों के विरोधाभास हैं, इनको यही ले डूबे, क्योंकि कोई बोलने वाला ही नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं है मंत्रियों पे। आप देखो ना, कोई कंट्रोल है मंत्रियों पे? कोई कंट्रोल ही नहीं। अपने आप शिक्षा मंत्री ने अभी गलत स्टेटमेंट दिया है महिला शिक्षा। शिक्षा मंत्री तो कोई कुछ भी बोल सकते, शिक्षा मंत्री तो शिक्षा मंत्री हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। आपको सबको पता है शिक्षा मंत्री कैसे, शिक्षा का राजस्थान में भट्टा बैठ जाएगा 4 साल। हम वैसे ही नीचे आ गए हैं पायदान पे। हमारा पायदान ऑल ओवर इंडिया के इसमें कम होता जा रहा है और कम होता जाएगा। बच्चों को दूध नहीं मिलती। बच्चों को, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग का जितना बुरा हाल होगा उतना बुरा हाल किसी डिपार्टमेंट का नहीं होगा। भाई आप दूध क्यों नहीं दे रहे हो? दूध तो आप ही की डेयरियां दे रही हैं, और तो कोई दे नहीं रहा। आप ही की डेयरियां दे रही हैं दूध। आप ही की सरस डेयरी दूध दे रही है पूरे ऑल ओवर राजस्थान। दूध का पाउडर वही दे रही है, तो क्यों नहीं दे सकते हो आप? वो तो टाइमली दे सकते हो। इलेक्शन से पहले 5 रुपए की जो सब्सिडी थी दूध की, इलेक्शन से 3, इनको पता था अनाउंस हो रहे वाले हैं, 3 दिन पहले वो सब्सिडी डाली है दूध की। इतने 9 महीने से आप सो रहे थे क्या? 9 महीने से आपको याद नहीं है? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है इसलिए वो 5 रुपए की सब्सिडी आप 5 दिन पहले। तो आप क्या हितैषी हैं? ना तो आप किसानों के हितैषी हैं, ना किसी के भी हितैषी हैं। सामाजिक पेंशन लोगों तक नहीं पहुंची, दिवाली कैसे हुई? ये तो अब आप सोच सकते हो। मैं तो शुरू से ही कहता हूं ना, इनका जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट है, यू कैन नॉट इमेजिन। ऐसा है नहीं। काम अनाउंस पे अनाउंस करे जा रहे हो, बजट कह रहे हो बहुत शानदार बजट है। अरे बजट क्या है? बजट का आपको पता है? जितना बजट बनाया है, आपको एक बड़ा पहलू देता हूं जबरदस्त। हमारे को 93,000 करोड़ रुपया वापस करना था लास्ट बजट का। और जब हमारा ये वाला बजट आया, जब इसमें रिवैल्यूएशन करके जब वो देते हैं, तो हमने 1,73,000 करोड़ का रीपेमेंट करा। क्या हमको ये नहीं पता है कि हमारी कार की ईएमआई कितनी होती है, कि हमारे को 10,000 रुपये महीना देना पड़ता है? तो सरकार में क्या अफसरों को ये नहीं पता कि कितना पैसा देना है? 73,000 करोड़ की 93,000 करोड़ की जगह हम 1,73,000 करोड़ रुपए वापस दे रहे हैं। हमारे को ये भी नहीं पता है। और वो बजट में रिवैल्यूएशन करके डाल रहे हैं, आरई में डाल रहे हैं वापस। ये आप समझ लो कि किस तरह से बजट बन रहा है और किस तरह से सरकार चल रही है, किस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर चला रहे हैं सरकार। ये भी आपको बताता हूं, जीएसटी की सबसे बड़ी ग्रोथ में राजस्थान नहीं है।
जीएसटी की जो ग्रोथ है, जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए 15% एंड अबव, नहीं है। इनने जो एनविसेज करी है कि हमारी जो बजटेड ग्रोथ होगी वो 20% होगी, वो आज की डेट में वो 11% है। तो 9% वो सब लॉस में ही बुक होगा ना। आपको एक्साइज का पैसा पूरा नहीं मिलेगा, एक्साइज में भी आपका कम पैसा कलेक्ट हुआ है, आपका जीएसटी में भी पैसा कम कलेक्ट हुआ है, आपका पिछली बार रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 90% आपके बजट पूरे हुए हैं, कई जगह तो 70% बजट भी पूरे नहीं हुए। तो ये सब होने से क्या होगा, सरकार की माली हालत और खराब होती है, सरकार की माली हालत और खराब होती है। तो जब माली हालत खराब हो जाएगी, अभी आर्टिकल भी था, कल परसों ही आर्टिकल था, राजस्थान ये 10-11 महीनों में जो राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान हो सकता है डेट के मामले में राजस्थान वन ऑफ द लास्ट स्टेट्स हो जाए इंडिया में। इतना डेट हो गया राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ये जो राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं, एमओयूज हो जाएंगे। पिछली भी सरकारों ने एमओयूज खूब करे, एमओयूज से कुछ नहीं होगा। आप चले जाइए, विदेश चले जाइए, घूम आइए, फिर आइए, आप अपनी बात कह लीजिए, उससे नहीं। आदमी तो वही आएगा जिसको यहाँ लगेगा कि मैं 2 पैसे कमा सकता हूँ, वही आदमी आएगा, अदरवाइज कोई नहीं। उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट आया था, जहां एक्साइज का, आप लोगों ने, सबको पता है, एक्साइज का बेनिफिट मिला था, सब लोग उत्तराखंड भाग गए थे। हमने भी उत्तराखंड में इंडस्ट्री लगाई थी। जिस दिन एक्साइज का खत्म हुआ, सबने अपनी इंडस्ट्री बंद करके वापस चले। यही होने वाला है, जहां पर आप पैकेजेस दे दोगे, वहां वो सरकार वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जहां पैकेजेस नहीं मिलेंगे वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जिस दिन पैकेज खत्म हो जाएगा, उस दिन ताला चाबी बंद होके वो इंडस्ट्री वहीं बंद। प्रश्न मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या धौलपुर में इंसान नहीं रहते, और क्या धौलपुर राजस्थान का पार्ट नहीं है? आप सबको पता है कि हमारा शेयर, जो धौलपुर शहर का पानी का हमारा शेयर है, वो 25 MLD है। हमें 10 महीने में 15 MLD से ऊपर पानी नहीं मिला। धौलपुर में एक टाइम भी पानी नहीं आ रहा है। सब पानी जो भरतपुर का शहर था, वो शहर बढ़ गया, सब पानी भरतपुर जा रहा है। तो बिजली में भरतपुर को प्रायोरिटी है, पानी में भरतपुर को प्रायोरिटी है, तो धौलपुर में क्या क्या जानवर बस रहे हैं या इंसान बस रहे हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आदमी नहीं रह रहे हैं धौलपुर में? हम लोग आदमी नहीं है क्या? हम लोगों में से कुछ लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं करा या बीजेपी को वोट नहीं दिए? सबने दिए होंगे। तो हमारे साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों करा जा रहा है? सरकार से मैं ये पूछना चाह रहा हूं। धौलपुर में भी आदमी बसते हैं, हम भी राजस्थान का पार्ट हैं, हम राजस्थान के पार्ट नहीं है। पानी तो हमारी कटौती, बिजली तो हमारी कटौती, वहां 100% बिजली, वहां 100% पानी, यहाँ 50% पानी और 30% बिजली। हम क्या सोचना चाह रहे हैं? तो ये मैं धौलपुर वासियों को कहूंगा कि ऐसी जो सौतेलिया व्यवहार हमारे साथ करा जा रहा है, हम सबको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ। इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहे, पर्ची की सरकार है, मुख्यमंत्री विदेश घूम रहे हैं, उनको विदेश भ्रमण से टाइम नहीं मिल रहा, तो राजस्थान की क्या चिंता करेंगे ये सरकार वाले? सर्वप्रथम हमारे बुलावे पे आप सभी पत्रकार बंधु आए, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप भी जिले के अंतर्गत पत्रकार बंधु एक अहम कड़ी होती है। आपको धौलपुर की स्थिति सारा पता है कि धौलपुर के अंतर्गत ऐसी गति हो रही है जो कि जीवन में कभी नहीं। गली गली चौड़ाई चौड़ाई पर दुर्गंध, सड़कों में खड्डे, बिजली का अभाव, जहाँ तक है कि पढ़ने वाले बच्चों का जल भराव की जो समस्या थी, वहाँ से अभी तक स्कूल नहीं जा पा रहे। प्रशासन ने इसका आज तक कोई निराकरण नहीं किया है। कोई भी एक भी काम ऐसा नहीं किया कि हाँ उसका हल हो गया हो। हमने कई बार धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। समस्याएं संपूर्ण जिले के अंतर्गत इतनी हैं कि जितनी भी समस्या वाले लोग परिवाद देने के लिए आते हैं, ये बात सही है, कलेक्टर साहब उन परिवादों को लेते हैं, संबंधित डिपार्टमेंटों को उनको मार्क कर देते हैं, लेकिन समस्याओं का हल कहीं नहीं होता। वो संबंधित डिपार्टमेंटों में जाकर के ब्रेक हो जाते हैं।
द्वारा तिवारा लोग बाग कई बार चक्कर काटते हैं, लेकिन भी कुछ भी कोई समाधान नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार निश्चित रूप से 10-11 माह पुरानी हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल फेलियर है। विशेष करके हम तो धौलपुर की बात करें तो धौलपुर के अंतर्गत आम लोग इस परेशानी से त्रस्त है कि किसी भी समस्या का हल नहीं है। गरीब आदमी का जीवन दूभर हो रहा है। हमारी जितनी भी मौलिक सुविधाएं उन सब का अभाव है। तो आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप इसको ले करें। पत्रकारों को ये अपना खुद का भी अधिकार है कि आप इनको छापें, और जो भी चीज़ें हैं प्रशासन के साथ आप शेयर करते हैं तो इन चीज़ों को उनसे कहें कि आप इन पर ध्यान दें। पता नहीं कलेक्टर साहब पहली बार लगे हैं, वो कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं प्रशासन उनके जो अधिकारी हैं वो उनकी नहीं मानते अथवा वो काम करना नहीं चाहते। इन्हीं शब्दों के साथ समस्याओं का ध्यान आकर्षित करते हुए जय हिंद, जय भारत। जौनपुर जिले की हालत कैसी है? जौनपुर जिले के अंदर किसानों को समय पे ना तो आप बिजली मिल रही है, ना ही डीएपी खाद मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पुलिस प्रशासन के जरिए उनको बांटा जा रहा है। आप सब देख रहे हैं, आप क्षेत्र में जाते हैं, किसानों का कितना बुरा हाल है। पता नहीं ये सरकार क्या कर रही है। आपने कुछ दिनों पहले देखा था, हमने दिशा की भी मीटिंग में मुद्दा उठाया था। माननीय हमारे अध्यक्ष जी भी हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन भी दिया था। हमारे सम्मानीय राज्य विधायक जी भी हैं, हमने दिशा की मीटिंग में और कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था। साथ ही मेरे विधानसभा बसेड़ी के अंदर मूसलाधार बारिश हुई थी, अतिवृष्टि हुई थी काफ़ी सारी, और आज देखा जाए तो आज भी पानी भरा हुआ है किसानों के खेतों में। पानी निकासी नहीं हो पाया है पूरा तरह से, और साथ ही उनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। पूरी गिरदावरी नहीं हो पाई है, ना उनको मुआवजा की कोई कार्रवाई की जा चुकी है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है मुआवजा के लिए। साथ ही आप देख रहे हैं कि मकान भी धराशायी हुए हैं। वो लोग आज भी खुली छत में सो रहे हैं, तिरपाल वगैरह कच्चे झोंपड़ी बना के रह रहे हैं। क्या दुर्दशा है आज धौलपुर जिले में, बसेड़ी विधानसभा में। साथ ही सड़कों की हालत को आप देखो, सड़कें बिल्कुल खराब खस्ता हालत में हैं। कैसे चलेगा धौलपुर जिले? आज आम आदमी इतना त्रस्त हो चुका है, और सरकार को पता ही नहीं है क्या मंशा है सरकार की, क्या करना चाहती है। लगता नहीं कि कोई सरकार चल रही है राजस्थान में। पर्ची सरकार है, समझ में नहीं आता। धड़ाधड़ ट्रांसफर 2 दिन में इसको लगाया, फिर उसको उठा के उसको लगा दिया। कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई सीट पे बैठ ही नहीं पा रहा है। बहुत हालत खराब है। किसान, विद्यार्थी, किसानों को बिजली भी नहीं मिल पा रही है। आप ये भी देख सकते हैं आप कि क्या हालत है। आम आदमी बहुत त्रस्त हो चुका है। जौनपुर की हालत बहुत खराब है।